औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज के लेक्चर के अंदर हम नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करें विद रिपीटेड वैल्यू। जो इससे पिछला लेक्चर था उसके अंदर था नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। यहाँ पे है रिपीटेड आइजन वैल्यूज, या हम इसको इक्वल जिनसे है उससे आइजन वैल्यू या सेम आइजन वैल्यूज कहेंगे। हमारे पास सवाल के अंदर हमारे पास इस तरीके से है कि हमने ये क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा टारगेट अचीव करने हैं। एक आइजन वैल्यूज का, दूसरा हमारे पास आइजन वेक्टर्स का, तीसरा उसके आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स से हमारे पास क्या कहते हैं, आइजन वेक्टर से जो सब स्पेस बनेगी उसकी बेसिस मालूम करना है। उसके बाद उसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है और सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस जो जनरेट होंगे वो उसको हमने डिस्कस करना है। उसके साथ ही हमने अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है वो सेट को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इसको डिस्कस करने के लिए वो सेट कौन सा होगा या मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी, वो हमारे पास इसके अंदर ये है, मैट्रिक्स ए है। इसमें जो पहला स्टेप हम करेंगे वो हमारे पास ये है। इस मैट्रिक्स के ऊपर हमने डिस्कस करना है ये तमाम पॉइंट्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। सबसे पहला स्टेप है कि इसका ना हमने ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, जबकि लेमडा बिलोंग्स टू आर है, उसके तहत हम यहाँ पर काम करेंगे। आई जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। अगर ये 3/3 का है तो आई जो है 1 ये 3/3 का होगा। अगर ये मैट्रिक्स जो है 2/2 का होगा तो ये यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये 4/4 का मैट्रिक्स होगा ए, तो यूनिट मैट्रिक्स जो ये है और वहां पे 4/4 का लिखा जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर एक खास बात और है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो उसका जवाब ये ही नहीं आएगा, यानी ये नॉन सिमेट्रिक है। हमारे पास ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए हमारे पास लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने ए माइनस लेमडा आई को लिखा और ए माइनस लेमडा आई हमारे पास ये आ गया मैट्रिक्स ए, और फिर माइनस लेमडा आई यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर हमारे पास इसको हमने लेमडा को हर एक से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद फिर हमने इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया, -2 माइनस लेमडा 2 माइनस 0, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं बाकी चीजें जो सी है वो आपके सामने आ गई, यानी कि मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। और फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट किया, यानी यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है वो हमने फाइंड आउट किया इसके अंदर माइनस इसका। अभी तक देखें ये मैट्रिक्स है, हमने यहाँ इसके कॉर्नर टर्न किए हुए हैं, ये इसका मतलब मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने बोथ साइड्स के ऊपर डिटर्मिनेंट लिया वर्टिकल लाइंस के साथ, और फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये देखें जी, हमने यहाँ पर इसके अंदर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। ये इसका डिटर्मिनेंट्स हमने डायरेक्टली ले लिया। तो डिटर्मिनेंट्स के बाद ये सूरत हाल हमारे पास आई। आपने उसके बाद यहाँ पर इसमें -2 माइनस लेमडा और इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके ये सूरत हाल आ गई, और -2 बाहर आ गया, और -2 के बाद फिर हमने इसको डिटर्मिनेंट को -2 लेमडा और -6 आ गया, -3 और -4, और देन हमारे पास प्लस, क्योंकि दो +1 माइनस लेमडा ये हमारे पास लिखा गया। अब हमारे पास इसके अंदर इसमें आपने करना क्या है कि नेक्स्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसके अंदर पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है फाइंड आउट कर लेनी है। उसके लिए फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो हम इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें आपके पास यहाँ पर इसकी ब्रांचेस को ओपन किया तो ये रिजल्ट्स आ गए जी, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके आंसर आया वो -λ³ माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 21 लेमडा प्लस 45 यहाँ पे भी हमने लिखा है। अब चूंकि इस स्टेप के अंदर जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट को हमने 0 पुट कर देना है, तो यहाँ पर ये 0 हम इसके अंदर इस जगह पर पुट कर देंगे। जैसे ही हम 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो साथ ही हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर 0 पुट करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ये रिजल्ट आएगा, अब हमने पॉलिनोमियल को चाहे सिंथेटिक डिवीजन से हल करें चाहे किसी भी मेथड से हल करें, फिलहाल इसका नाम, इस इक्वेशन का नाम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए हम इसको कहेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम इसका नाम देंगे। सिंथेटिक डिवीजन के अंदर हम जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू पहले जो मर्जी आप रख सकते हैं,
अमूमन हम लैम्डा की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इनमें से कोई एक रखते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 जो है वो हमने यहाँ पर रखा ताकि चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। तो आंसर जब लैम्डा की वैल्यू 0 इस पॉलिनोमियल में, ये हमने लैम्डा की वैल्यू 0 इसमें रखी, तो आंसर जो था वो -45 है। एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमें ज़रूरी नहीं कि आप सिंथेटिक डिवीजन हासिल करने के लिए लैम्डा की वैल्यू जो है वो यही रखें, 0 +-1 रखें या -1 रखें या -2 +-2, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन अमूमन जो पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उनमें लैम्डा की वैल्यू जो आप रख सकते हैं, इनमें से कोई एक सेट हो जाती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। अब देखें जी, मैंने नेक्स्ट ट्राई की रैंडमली, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आप सीक्वेंस के अंदर करें कि 0 के बाद 1 रखना है। नहीं, आप लैम्डा की फॉरन वैल्यू -3 रख सकते हैं, जिससे भी लेफ्ट हैंड साइड 0 आ सकती है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए इसकी। ये क्वेश्चन नंबर 4 की। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 आया और ये इसको हल किया तो वो -64 इज इक्वल टू 0 आया, जो कि फॉल्स है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, जिससे ये -45 इज इक्वल टू 0 भी नहीं आया था। फिर लैम्डा इज इक्वल टू +2 रखा, +2 रखने पर रिजल्ट फिर दोबारा इसको सिंपल इसके अंदर लैम्डा इज इक्वल टू +2 रखा जहां जहां लैम्डा था। तो रिजल्ट हमने देखा, इसको हल किया, तो हल करने के बाद हमारे पास आंसर था -75 इज इक्वल टू 0। फिर ट्राई हमारी फेल हो गई। फिर हमने ये लैम्डा इज इक्वल टू +3 रखा। ये देखें लैम्डा इज इक्वल टू +3 यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट किया तो अगेन हमारे पास ये -72 इज इक्वल टू 0 हमारे पास रिजल्ट आ गया, जो कि हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट जो है वो कंटिन्यू रह रहा है। और भी हम ट्राई, ये देखें जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं, असल मकसद ये है अब लैम्डा इज इक्वल टू 4 रखने का कि उसी पॉलिनोमियल के अंदर जो फोर्थ इक्वेशन है जो आपके सामने दोबारा आप बैक करके देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट भी हमारे पास -35 इज इक्वल टू 0 आया। जब हमने उसमें वैल्यू लैम्डा की रखी तो फॉल्स रिजल्ट आया, क्योंकि -35 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती। देन हमने लैम्डा इज इक्वल टू 5 रखा। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, चाहता तो डायरेक्ट भी रख सकता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 रखने से इसका रिजल्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। उस फोर्थ इक्वेशन के अंदर तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि बात ट्रू है, और हमें एक रूट मिल जाएगा जो कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 है। लेकिन मैंने ये एक सीक्वेंस में इसलिए रखा कि ताकि आपको बता सकूं कि अटेम्प्ट्स गलत होने पर हम जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं। अगर ये लैम्डा इज इक्वल टू 5 के ऊपर भी मेरा रिजल्ट 0 इज इक्वल टू 0 ना आता, तो फिर मैं इसके अंदर यहाँ पर -1 लैम्डा इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करता, लैम्डा इज इक्वल टू -2 -3 -4 -5, जब तक कि 0 नहीं आ जाता मैं सो ऑन जितनी मर्जी वैल्यूज रख सकता हूँ। 1 करोड़ रख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 1 करोड़, लैम्डा इज इक्वल टू 2.7 रख सकता हूँ। तो लेकिन हमें तलाश करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बाय हिट एंड ट्रायल रूल। ये बाय हिट एंड ट्रायल रूल है और इसमें डायरेक्ट भी जंप लगाया जा सकता था। अगर आप देखें कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 आपका रूट है, यानी समझ जाएं कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 हम क्वेश्चन नंबर 4 पे रखेंगे, तो हमारे पास जवाब जो है वो फौरी तौर पर 0 हो जाएगा। तो आप उसी को डायरेक्ट ट्राई कर लें, इसमें नंबर कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन मैंने सिर्फ ये बताना था कि भी मैसेज देना था कि हम इन सीक्वेंस भी काम करते हैं जिसमें बेहतरी है, बाकी आपकी चॉइस होगी। अब हम आते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 5 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इसका रूट आ गया। अब हम इसको पॉलिनोमियल को लिखते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हमारे पास होते हैं, इसके कोफिशिएंट, ये फोर्स के कोफिशिएंट के जो, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन में हमें इसके कोफिशिएंट देखने होते हैं। इसका 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, 1 इसका +1 इसका -21 इसका -45। अगर ये मिस हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल लैम्डा क्यूब के बाद ये लैम्डा स्क्वायर जो है वो आपके पास लिखा हुआ ही ना हो, तो फिर हम इसको, यानी ये लिखा ही नहीं डायरेक्ट जो है -21 लिखा है, तो फिर हम इसको 0 लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे। और अगर ये भी ना लिखा हो हमारे पास इसके अंदर, ये भी ना लिखा हो, सिंपल ये लिखा हो यानी कि लैम्डा क्यूब -45, तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि लैम्डा क्यूब +0 लैम्डा स्क्वायर +0 लैम्डा -45, यानी इस तरह हम लिखेंगे। फिलहाल ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, तो हम उसको भी जो है यहाँ पर इसके कोफिशिएंट मौजूद है, 1 1
-21 -41 45। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर देखते हैं जी, इसमें आपके पास यहाँ पर अब हम इसको इसमें देखते हैं, यहाँ पर इसमें आपके पास रखते हैं जी, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल के अंदर हमने रख लिया जी। अब हमारे पास ये कोफिशिएंट लिखे 1 1 -21 -45 5 इसका रूट था, यहाँ क्रॉस लगाया 1 लिख गया 5 1, यानी आपने यहाँ से 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। पहले हमने इसको हल करना है कि इसका जो रिजल्ट आएगा, फिर हमने इसके बाद यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 1 को और 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी जो नंबर यहाँ होगा और उसका रिजल्ट जो है वो हमने और इसका रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखना है, यानी 1 को 5 से करना है, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट यहाँ लिखना है, दोबारा हमने इसको ऐड करना है। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ जो आपकी सिंथेटिक डिवीजन कैसे काम करती है। फिर 6 और 5 को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है और इसका रिजल्ट 6 5 जार 30 यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है तो आंसर 9 होगा। 9 को फिर दोबारा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 5 से और 5 का रिजल्ट जो 45 होगा, फिर इनको ऐड करना है और ये 0 हमारे पास आ जाएगा। अगर हमने लैम्डा इज इक्वल टू 5 जो बाई हेट एंड ट्रायल रूल से ढूंढा था, कि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तो रिमाइंडर लाजमी तौर पर 0 आएगा। अब यहाँ पे फिलहाल 0 हमारे पास आ गया है। ये पॉइंट हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। अब हमने क्वोशिएंट पॉलिनोमियल इसकी लिखनी है। क्योंकि ये लैम्डा क्यूब की डिग्री थी तो ये 1 लैम्डा स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह +6 लैम्डा और इसकी जगह +9। ये हमारे पास हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम करेंगे। अगर लैम्डा क्यूब था तो वो लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट होंगे इसके कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पे 3 होता तो इधर 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाता। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हमेशा कहूंगा कि जब आपके पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आ जाए तो उसमें सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई ना करें, बल्कि उसके फैक्टराइजेशन को प्रेफर करें। तो हमने यहाँ फैक्टराइजेशन की प्रेफर किया, लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा +3 लैम्डा +9। उसके बाद इसमें से कॉमन लिए और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये फैक्टर बने लैम्डा+3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा आप इसको ऐसे ही रहने दें, लैम्डा+3 तो उसके बाद इसके दो रूट्स आ गए, लैम्डा इज इक्वल टू -3 लैम्डा इज इक्वल टू -3। तो ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसको अगर ऐसे लिखा हो तब भी इसका जवाब यही होगा। दोनों का तरीके से जवाब हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास जो रूट आए वो हमारे पास कौन कौन से रूट से जो हमें क्या कहते हैं यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन की मदद से मिले। एक ये लैम्डा इज इक्वल टू -3 था और दूसरा हमारे पास रूट जो थे, यानी लैम्डा इज इक्वल टू -3 और लैम्डा इज इक्वल टू -3 सेकेंड रूट और लैम्डा इज इक्वल टू 5, ये रूट थे। ये तीनों रूट्स हमने यहाँ पे लिख लिए। लेकिन आप गौर करें कि इसके अंदर हमारे पास रेपिटेशन आ गई है। रेपिटेशन किसकी आई कि कौन सा नंबर ऐसा है जो रिपीट हुआ, वो -3 है हमारे पास। इसके अंदर एक चीज मैं बताता चलूं कि ये जो टू इक्वल रूट्स है -3 और 1 डिफरेंट रूट्स है 5 हमारे पास रहेगा। लेकिन इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी थी कि तीनों ही सेम आ जाते, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपके पास 5 आया हुआ है, ये 5 इसकी जगह भी -3 आ जाता। तो ये तीन रूट्स भी हमारे पास इक्वल आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये तीन रूट्स का भी एक सवाल इंशाल्लाह हम आपके साथ कर देंगे, लेकिन जिसमें तीनों तीन वेरिएबल्स हो, यानी ये वेरिएबल तीन है इसमें। तीन वेरिएबल्स का हमें सामना करना पड़ेगा और ये हमने लिखा हुआ भी है। ये देखें XYZ, ये हमारे पास है XYZ, तीन वेरिएबल हैं और अगर तीनों ही सेम आ जाए तो तब हम क्या करेंगे, अगर दो आ जाए तो तब हम क्या करेंगे, अगर सिंगल आ जाए तो तब क्या करेंगे। ये चीजें जो है ना, यानी कि लैम्डा की वैल्यू अगर तीनों सेम हो जाए, लैम्डा की वैल्यू तीनों सेम हो जाए तो तब हमने क्या करना है, वो हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। और अगर दो आ जाए तब हम क्या करेंगे, और तीन आ जाए तो क्या हम करेंगे, तीन लैम्डा की वैल्यू आ जाए जबकि वेरिएबल भी तीन हो। ये भी शर्त है कि वेरिएबल भी तीन हो और तीन ही सेम आ जाए। फिलहाल हमारे पास ये है कि तीन वेरिएबल हैं और दो वैल्यूज रिपीट हुई हैं। तो इसके अंदर देखना क्या सिचुएशन जनरेट होती है। बाकी जिसमें एक वाले का जिसमें सिंगल लैम्डा वैल्यू ने डिफरेंट आ गई थी, उसके अंदर वो हमने यहाँ पर सवाल जो है वो हल कर लिया था आपके साथ में। ये देखिए जी, जब आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं, अब हम काम कर रहे हैं टू डिफरेंट वैल्यूज
और वन टू इक्वल वैल्यूज, वन डिफरेंट वैल्यूज, आप इसके साथ जो है वो काम करना शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास ये स्टेप हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी किया था, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स। तो हमने ये मैट्रिक्स x जो है वो डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो a मैट्रिक्स है वो 3/3 का है। तो हमारे पास x भी 3 वेरिएबल्स का होगा, यानी इसके अंदर 3 रोज होंगी, 1 कॉलम होगा। अगर ये ए मैट्रिक्स हमारे पास ये होता क्या कहते हैं 2/2 का, तो ये एक्स वाई होते। लेकिन अगर मैट्रिक्स ए हमारे पास 4/4 का होता, मैट्रिक्स ए जो हमारे सवाल में शुरू में दिया हुआ है, आप दोबारा जाके भी देख सकते हैं, तो ये एक्स जो फिर डिफाइन होना था, ए अगर 4/4 का होता तो एक्स वाई जी डब्ल्यू ये हमारे पास होना था, एक्स वाई जी डब्ल्यू हमारे पास लिखा जाना था एक्स, अगर ये ए मैट्रिक्स 4/4 का होता। फिलहाल ये हमारे पास है, इसके अंदर ना ये हमने इतना हिस्सा जो है हमने पहले से हल किया हुआ है। आप चाहे तो दोबारा हल कर लें, हमें कोई इतराज नहीं। ये वाला हिस्सा ए माइनस लेमडा आई का हिस्सा जो है वो हमने पहले से हल किया हुआ है, वो मैं आपके सामने जो है यहाँ पर रखता हूँ कि आप किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये देखें जी, हमारे पास ये वो पार्ट्स है जो हम पहले हल करके आए थे, ए माइनस लेमडा आई, और इसका इक्वेशन नंबर 2 रखा है। अब हमने जो है ए माइनस लेमडा आई को अगर चाहे तो दोबारा से हल कर लें, लेकिन ये एक मैट्रिक्स है, जहन में रहे, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है। तो ए माइनस लेमडा आई के अंदर हम यहाँ पे जहाँ ये लेमडा है, इस जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी है, जो हमारी वैल्यूज आइजन वैल्यूज आई हैं। आइजन वैल्यूज हमारे पास आई है, 5 आया है, -3 आया। एक एक करके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले हम जिसको भी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा लैम्डा की वैल्यू 5 या लैम्डा की वैल्यू -3 जो है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यही चीज हम यहाँ पर देखते हैं जी। देखिए जी, अब हमने इस तरीके से किया कि ये ए माइनस लेमडा आई हमारे पास इसकी मैट्रिक्स को बाई 2 से हमने लिखा, यहाँ पर इतने हिस्से को ए माइनस लेमडा आई को, और एक्स जो है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था खुद अपनी तरफ से कि एक्स ये हमारे पास होगा, जो कि 3 वेरिएबल्स के साथ हमारे पास लिखा जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हमने ए माइनस लेमडा आई की और बाई इक्वेशन नंबर 2 से, और x की वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। अब हम जो करने जा रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 5, ये वैल्यूज को हम जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ सारे में। लेकिन ये सारों में सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये तो आपको ही मालूम है। कंप्लीट जहाँ जहाँ लैम्डा इसमें नजर आएगा वहाँ वहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 5 अब हम यहाँ पे ले रहे हैं। पहले इसको डिस्कस किया, इन तीनों में से जिस मर्जी को पहले डिस्कस कर सकते थे। लैम्डा इज इक्वल टू 5 कर लेते, लैम्डा इज इक्वल टू -3 कर लेते, किसी को भी डिस्कस कर लेते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फिलहाल हम लैम्डा इज इक्वल टू 5 को डिस्कस किया। अब हमने लैम्डा इज इक्वल टू 5 यहाँ और एक इधर और एक इधर जो है हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो मैट्रिक्स जो सी थी वो हमारे पास ये बन गई इसके अंदर, और ये 0 0 वैसे ही हमारे पास लिखा गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको ये आपके पास कहते हैं ये रो जो हमारे पास है, इस रो को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके इसी तरह फिर बाकी जिस तरह आम तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम हम उसी तरह जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और साथ ही मैंने इस तरह किया कि मल्टीप्लाई भी किया है इसके अंदर और कंपैरिजन भी कर लिया। कैसे कि पहली रो जो सी है उसको हमने, जो इसका रिजल्ट आया था पहली रो का, यानी ये हमारे पास है -7x प्लस 2y, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7x प्लस 2y -3z, और फिर इसको इक्वलेंट कर दिया इस जीरो के साथ, तो इसकी इक्वेशन जो सी थी वो हमारे पास इस तरह आई है, यानी ये हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद देन हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया हमने इस सेकंड रो को इसके साथ, और फिर उसके बाद जो कंपेयर किया हमने इस जीरो के साथ, तो रिजल्ट जो था वो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमने जो है इसके अंदर आम तरीके से मल्टीप्लाइकेशन की कि हमने इस रो को हमने मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ, और एक मैट्रिक्स फॉर्म में इस जीरो के साथ इसको कंपेयर करके हमने इसके साथ लिख लिया। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास हासिल हो गई लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट, लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट। अब हमने ये करना है कि इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर तीनों को सॉल्व करना है, भरपूर ट्राई करनी है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन ना मिले, यानी कि सॉरी ट्रिवियल सॉल्यूशन ना मिले। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखें, z की वैल्यू 0 रखें,
तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, यानी यहाँ साइड में सारा 0 हो जाएगा। ये हर एक में ऐसा ही होगा, आप चाहे इधर में रख दें, ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें, आप चाहे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो इसका फौरन मौजूद होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया, एक्स वाई जी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 0 रखने के ऊपर। लेकिन आप ये नहीं हमें चाहिए, हमें ये ट्रिवियल सॉल्यूशन के तहत डिस्कशन नहीं करनी, हमने इसका दूसरा सॉल्यूशन जो है वो कोशिश करनी है कि वो हमें मिल जाए। आगे चलते हैं जी, हम इसके अंदर फिर हम ये करेंगे। अब ये क्वेश्चंस हमने कर ली, इनको सॉल्व किया। सॉल्व जब हम करते हैं तो आप देखना कि ये हमारे पास है, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया, ना भी लेते तो कोई फर्क ना पड़ता इस क्वेश्चन में से। और इसमें से भी मैंने जो है इसको दोबारा 2 से, इसमें 2 से कॉमन लेकर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, इस क्वेश्चन में -1 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख दिया। फिर हमने इनकी नंबरिंग कर दी, ये 1 हमने कर दिया, इसे 2 कर दिया, इसे 3 कंसिडर कर लिया। इन तीनों को बाई 1 + 3 कह दिया, जिसे मर्जी आप हल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आसानी इसमें लगी, -2y इधर भी है और +2y इधर भी है, तो 1 और 2 को अगर हम 1 और 2 को हल करें तो फिर ये 1 थी मेरी, x -2y -3z और x +2y +5z, इनको हल किया तो आंसर जो था वो हमारे पास ये आ गया। इसका ये आंसर आया जी, 2x + 2z = 0। इसमें मैंने किया था 1 + थर्ड, 2 नहीं किया, 1 + थर्ड किया। 1 और उसके बाद ये 1 है और ये थर्ड, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा, 2x - y = 0, y = 2x, z = -x। डिफरेंट वैल्यूज के अंदर आप, अब हम किसी एक वेरिएबल को इसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कोई एक किसी एक को वैल्यू देंगे। राइट हैंड साइड पे y की x है वेरिएबल, z की भी हमारे पास x ही वेरिएबल है, तो x को कोई वैल्यू दे देंगे जिससे हमारे पास y और z की वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएंगी। किस तरह करते हैं ये पिछले लेक्चर्स में भी रिवाइज किया बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी हमें बताना पड़ा कि डिफरेंट आइजन वैल्यूज के ऊपर काम कैसे करते हैं। जबकि 5 को अगर मैं डिफरेंट कहूंगा, -3 को रिपीटेड कहूंगा। आगे चलते हैं, ये देखिए जी, अब हमारे पास y = 2x, z = -x हमारे पास आ गया। अब x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से इसके अंदर रख दें, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, x की वैल्यू इसमें रखें, z की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1.00 हमारे पास हासिल हो गया। फिर हम x = 1 रखते हैं इसके अंदर, x = 1 जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे, x = 1, और फिर इसको जो है हम यहाँ पर इसमें करेंगे, x = 1 रखेंगे और यहाँ पे z = -1 बन जाएगा, और फिर x = 5 रखेंगे तो y = 10 हो जाएगा, और x = 5, यानी ये 5 हमारे पास जब हम इधर रखेंगे तो z = -5 हो जाएगा। उसके बाद x = -2 रखेंगे तो y = -4 आ जाएगा, और पॉइंट्स ये आ जाएंगे, यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके पास हासिल होते जाएंगे। मैंने यहाँ ये कह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि ऑर्डर में रखें, पहले हमने 0 रखा, फिर 1 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 5 रखा, फिर -2 रखा, फिर उसके बाद 2 अंडर रूट रखा, 1.1 रखा, और रिजल्ट्स हमारे पास ये आने शुरू हो गए। यानी ये पॉइंट्स आए जी हमारे पास वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेने से। तो ये वैल्यूज आप जरूरी नहीं है कि आप एक्स की वैल्यू इन ऑर्डर रखें, यानी एक्स जो है वो आपके पास पहले 0 रखें, फिर 1 रखें, फिर 5 रखें, फिर -2, 2 अंडर रूट 1.1 एंड सो ऑन। जिस मर्जी जो मर्जी वैल्यूज आप रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम वैल्यूज रखते हैं इसमें एक बात कॉमन है कि हमें फौरन ही y की वैल्यू मिल जाती है और z की वैल्यू मिल जाती है, हमें मजीद फर्दर जो है वो हल नहीं करना पड़ता, यानी हमें जो है वो फर्दर जो है वो हमें हल नहीं करना पड़ता। और इसलिए फिर हम इसको यहाँ पे, यही सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें अगर एक वैल्यू रखने पर हमें y और z की वैल्यू मिल जाए, जैसा ये y की और z की वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू x = 1 एक है, और साथ ही हमें y की वैल्यू 2 मिल गई, z की वैल्यू -1 मिल गई, तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू रखने के बावजूद भी वैल्यू ना मिले, ये जुमला याद रखना, ये इसी में आएगा, x की वैल्यू रख लेने के बावजूद भी y की वैल्यू ना मिले, तो फिर हम जो है एक और वैल्यू रखेंगे, यानी चाहे हम y की रखें और z की, फिर दो वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे। फिलहाल ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई और हमने इस तरीके से किया। अब इस ये सारे पॉइंट्स, अगर मैं ये को सारे इस तरह जितने भी पॉइंट्स आप बना सकते हैं x की वैल्यूज के अंदर,
y की वैल्यू, वो सारे बना लें। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स रखें, एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएं, 0 1 -2। मैं कहता हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सो ऑन का मतलब ये है कि कोई रियल नंबर ले लें, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में वो सारे इन दोनों इक्वेशंस में रखें, y इज इक्वल टू एक्स, जेड इज इक्वल माइनस है, और इसके अगेंस्ट हमें ये सारे पॉइंट्स लिख कर बताएं। ये पॉसिबल नहीं। तो फिर हमने उसका इलाज ये किया, इन जनरल हमने ये कहा कि जनरल हमारे पास बात ये है कि आप इसके अंदर एस की वैल्यू ए रख लें। किस में रख लें जी? यहाँ पर फिर इसकी जरूरत नहीं है हमें, यानी कि हमें जब हम जनरल बात करते हैं तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं रहती, यानी कि ये हमारे पास नहीं होगा। तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे जी, इसमें ये देखें जी, हमारे पास अगर हमारे पास इसमें x की वैल्यू ये a, यानी ये a यहाँ हम रखेंगे, इसमें रखें, y इज इक्वल टू ए हो जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ये इस चीज के इक्वलेंट है जो मैंने हाइड करवाया। इन्फिनिट पॉइंट तो रख नहीं सकते, तो y इज इक्वल टू टू ए, ये देखें ये y इज इक्वल टू ए लिखा, और x इज इक्वल टू ए लिखा, और z इज इक्वल टू माइनस ए लिखा, ये z इज इक्वल टू माइनस ए हमारे पास हो जाएगा। यानी ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी इसके अगेंस्ट। ये जो हमारे पास ये चीज है, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, ये ना लिखें, लिखने की जरूरत भी नहीं एग्जाम के अंदर, आप सीधा ही जो सा है यहाँ पर इसमें जनरल फॉर्म इसकी ले लें। तो लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा थी, ये वैल्यूज आ गई इसकी क्वेश्चंस रखने पर। उसके बाद हम यहाँ पर ये आते हैं, जब ये वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए, जेड इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए टू ए माइनस ए, इसका हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसमें भी यही मुराद है। ये देखें, ये x से मुराद a है, x इज इक्वल टू ए, वाई से मुराद जो है वो आपके पास 2a है, z से मुराद जो है वो माइनस a है। ये हमारे पास ना इसके अंदर से एक कॉमन लाजमी मिलेगा आपको। और ये देखिए, इस पूरे इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर हमें ए कॉमन मिल रहा है, ए हमने कॉमन ले लिया। अगर मैंने ये लफ्ज कहा लाजमी मिलेगा, जहां नहीं मिलेगा वो ट्रिक आज हमारे पास आएगी, उसको आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। देखिएगा 1 2 -1, ये हमारे पास ट्रांसपोज वेक्टर आ गया, और फिर इसको हमने आइजन वेक्टर जो है वो हमने करार दिया। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम यहाँ पर ये देखिए जी, अब हमने इसके अंदर ये किया कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये आइजन वेक्टर होगा 1 2 -1 इज आइजन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5। रिपीटेड वैल्यू के लिए नहीं है, ये डिफरेंट वैल्यूज कराएगी। जब सिंगल वैल्यू आएगी ना, उसको हम डिफरेंट वैल्यू ही कहेंगे, कि चाहे वो उसके अगेंस्ट बाकी दो वैल्यूज मौजूद हों या ना हो। यानी हम अगर सिंगल वैल्यू कहीं पाई जाएगी आइजन वैल्यूज में, याद रखना, उसको हम डिफरेंट कहेंगे, जब तक कि उसके उसके अगेंस्ट कोई और वैल्यू उस जैसी ना हो। जैसा -3 इसमें है, 2 दफा -3 है, लेकिन 5 एक ही है, तो 5 को हम डिफरेंट वैल्यूज कहेंगे। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगेंस्ट हमारे पास ये आइजन वेक्टर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वेक्टर्स को यानी 1 2 -1 को आपने इस तरह लिखा, 1 2 -1 को इसको मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास जो है इसकी स्पेस हासिल हो सके। 1 2 -1 एक स्पेस हासिल होगी, स्पेस हमारे पास सब स्पेस, और दूसरी हमारे पास यानी इसके अंदर एक सब स्पेस हासिल हो सकती है, दूसरी हमारे पास डिफरेंट आंसर इसके मौजूद हो सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे डिफरेंट आंसर से मुराद है डिफरेंट आइजन वेक्टर। लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट आपको इन्फिनिट आइजन वेक्टर मिलेंगे। ये जो ए है हमारे पास, ये वाला ए हमारे पास, जो ये ए है, इस ए की कोई भी वैल्यू रखें, मसलन ए की वैल्यू 5 रखें, मैंने यहाँ पे इस तरह किया, 5 रखें, 2 रखें, 3 रखें, और इसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ पे लिख दें। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि पहले इसको इस तरह लिखा, इसी वेक्टर को 1 2 -1 को हमने इस तरीके से लिखा, यानी कि 1 2 -1 को मैंने पहले ऐसे लिखा, और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना शुरू किया। मल्टीप्लाई जब हमने करना शुरू किया इसको, तो पहले मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिस मर्जी से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 से किया तो ये आंसर 0 आ गया। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 1 से, यानी यहाँ पे बाहर 1 लिख दिया, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास इसका आंसर जो सा था 1 से इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद फिर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड्स पर 5 से, 5 1 जार 5 2 10 और 5 -1, फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास आया,
इसको मैंने अपनी मर्जी से जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जरूरी नहीं कि आप इन ऑर्डर करेंगे, पहले 0 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, नहीं नहीं। आप पहले देखिए, मैंने 5 से भी किया, बीच में से स्किप कर दिए 1 2 3। उसके बाद अब मैं -2 से इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको -2 से, तो ये आंसर आ गया। -2 से हमारे पास -4 + 2। उसके बाद फिर हमने इसको 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, इसको टू अंडर रूट, 2 × 2 अंडर रूट -2 अंडर रूट आ गया। उसके बाद फिर मैंने एक और रियल नंबर लिया 1.1, मैंने 1.1 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास ये चॉइस है आपकी कि आप जिसे जो मर्जी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दें, और वो एक्चुअल जो है ना, वो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस ये जो ए था, ए को हमने कहा था ए बिलोंग्स टू आर, ये एक्चुअल ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बिलोंग्स टू आर, और ये ए है, यहां से ए कॉमन ले लें। इसमें से जब आप ए कॉमन लेंगे तो आपके पास रिजल्ट यही आएगा, 1 2 - 1 हमारे पास ये ए बाहर आ जाएगा, और बाकी ए की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ और वो रिजल्ट हासिल किए जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ सारे लिखे जाए पॉइंट, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैंने एक समझाने के लिए कि भी इसका नाम हम आइजन स्पेस भी कहते हैं, इस सेट ए को आइजन स्पेस कहते हैं। और इसके हर, यानी कि जितने इसके अंदर पॉइंट्स आपके पास हासिल हुए हैं, इसके अंदर हर पॉइंट्स को हम जो है इसका आइजन वेक्टर भी कहते हैं। किसके क्रॉसपॉन्डिंग, यानी आपके क्या कहते हैं, ये जो पहला है 0 0 इज आल्सो एन आइजन वेक्टर फॉर क्रॉसपॉन्डिंग फॉर द आइजन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5। इसी तरह ये भी एक आइजन वेक्टर है 1 2 -1, और किसके आपके पास क्या कहते हैं, आइजन वैल्यू आपके पास क्या कहते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 5। उसके बाद ये दूसरा आइजन वेक्टर है, तीसरा है आइजन वेक्टर हमारे पास है 5 -5। इसका आइजन, ये किसके अगेंस्ट है, ये भी एक आइजन वेक्टर है हमारे पास इसके अगेंस्ट। और इसी तरह ये हमारे पास आइजन वेक्टर है, ये हमारे पास ये आइजन वेक्टर है इसके अगेंस्ट। इसी तरह ये भी आइजन वेक्टर है हमारे पास इसमें। यानी जितने भी आपके ये आंसर्स हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है आपको कि भी ये हमारे पास इसमें हर दफा आप सारे मालूम कर ले, तो इन्फिनिट आइजन वेक्टर आते हैं किसी भी आइजन वैल्यू के अगेंस्ट। यानी ये बात जहन में रखना, कोई हमसे पूछे कि भाई अगर एक आइजन वैल्यू हो तो उसके कितने आइजन वेक्टर आ सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब ये है हमारे पास कि इन्फिनिट आइजन वेक्टर जो से हैं वो हमारे पास हासिल हो सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास इसके इन्फिनिट आइजन वेक्टर हासिल हो गए। देखिए जी, अब हमारे पास ये है कि इस सारे सेट को, सेट ए को, हमारे पास जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इसका खत्म हो रहा है, इस सारे सेट्स को हम जो है ये कहते हैं कि ये आइजन स्पेस है, जनरेटेड बाय द आइजन वेक्टर 1 2 -1 फॉर द आइजन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5। यानी कि ये अगर कोई सवाल पूछे ना कि फाइंड द आइजन स्पेस फॉर द आइजन वेक्टर 1 2 -1 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5, व्हाट विल बी द सेट। तो इसका आंसर ये होगा जो पूरे स्टेप्स के बाद हासिल होगा, जो हम पूरा सवाल हल करते आ रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो हमारे पास सेट हासिल हुआ है, सिंगल सेट है। सिंगल सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास होता है। उसके बाद फिर इसकी बेसिस कितनी है, बेसिस हमारे पास ये है कि जितने आइजन वेक्टर हासिल हो आपको लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट या किसी भी वैल्यू के अगेंस्ट, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट जिसकी मदद से बाकी वेक्टर बनते हो। यानी मैं मेरी बात पे गौर करें कि जितने वेक्टर्स हासिल हो जिनकी मदद से ये सारा सेट लिखा जा सकता हो, उसको हम डायमेंशन उसकी कहेंगे या बेसिस कहेंगे। तो यहाँ पे ये बेसिस में सिर्फ ये वाहिद वेक्टर है जो ये सारे वेक्टर्स के को लिखने की सलाहियत रखता है। ये वेक्टर वाहिद वेक्टर ऐसा है, ये 1 2 -1 जो कि इन तमाम वेक्टर्स को लिखने की सलाहियत रखता है। देखिए ना, अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसके अंदर, 0 से ट्रांसपोज को फिलहाल रहने दें तो ये हासिल होता है, इसको लिखने की सलाहियत है इसमें। फिर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये देखें इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर ये हासिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो है इसको लिखने की सलाहियत इसमें मौजूद है।
हमारे पास इसी तरह बाकी कर ले। अगर ये मैं देखना चाहता हूँ 1.1 2.1 -1.1 ये कहाँ से हासिल हुआ, तो मैं कह दूंगा कि वो इस वेक्टर के मल्टीप्लाई करने की वजह से हासिल हुआ। तो लिहाजा ये हमारे पास ये वाहिद वेक्टर है जो सारे सेट ए के तमाम मेंबर्स को लिखने की सलाहियत रखता है। फिलहाल ये आसान तरीन वर्ड्स है समझाने के लिए। तो हमारे पास इसको हम बेसिस कहते हैं। तो ये बेसिस हमारे पास है, बेसिस इसकी ये हमारे पास है। और डायमेंशन, जितने बेसिस के अंदर वेक्टर मौजूद होंगे वो उसकी डायमेंशन कहलाएगी। तो इसकी डायमेंशन जो है हमारे पास 1 है, क्योंकि बेसिस सेट के अंदर, ये बेसिस सेट हमारे पास है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर हमारे पास मौजूद है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, ये देखिए जी, अब हमारे पास ये है कि लैम्डा इज इक्वल टू की 3 वैल्यूज आई थी। लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा इज इक्वल टू -3, लैम्डा इज इक्वल टू -3, -3 2 टाइम्स आया था। लेकिन ये केस हम जो है देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -3 के लिए करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू -3 के लिए जब हम करते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया था कि वो हम इस मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे, जिसका हमने लैम्डा इज इक्वल टू 5 में रखा था। ये मैट्रिक्स हमारे पास इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे। आप पीछे जाके क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दोबारा लिख दी है, आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो लैम्डा इज इक्वल टू आप -3 रखते हैं यहाँ पर, और एक इधर सब्स्टिट्यूट, एक इधर सब्स्टिट्यूट, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। उसका जो रिजल्ट आया वो ये हमारे पास आया, 1 2 -1 2 4 -2 3 -3 -6 और 3। ये वैल्यू सिंप्लीफाई, जब लैम्डा इज इक्वल टू -3 हमने इस जगह पर और इस जगह पर और इस जगह पर हमने जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जिसका आम तरीके से इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट जो हमारे पास आया वो आया 1x, ये लिखा 1x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और दूसरा आया जी 2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 0। मैं ये सिर्फ एडवाइस करूंगा, जो कॉलम की मैट्रिक्स होती है बड़ी आसान होती है। आप इस तरह क्या करें, ये 1 है ना, इसको 1x लिख दें, ये 2 है इसको 2y लिख दें, इस ये -3 है -3z इज इक्वल टू 0 लिख दें। उसके बाद इसको लिखना हो तो 2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 0, ये सेकंड जीरो के इक्वलेंट हो गया। -1x, ये -1x, और उसके बाद -2y, ये इसके और माइनस +3z, यानी एक्स वाई जी लिखना है। और फिर उसके बाद इसको कंपेयर कर लेना है, चाहे आप इसके अलावा कोई और तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो कर लें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जी अगर आपने इसको लिखना है तो 1x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो 2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 0, -1x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस तरीके से लिखी जाती है। ये देखिए जी, हमारे पास ये रिजल्ट आया x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें से 2, ये दूसरी इक्वेशन आई थी, 2 से डिवाइड कर लें या 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y 3z इज इक्वल टू 0। कोशिश क्या करें कि आप जो है ना क्या कहते हैं, तीनों इक्वेशन, यानी कि अगर कोई कॉमन मिलता है तो वो जरूर ले लें, तीनों में से किसी एक में भी। और ये भी एक तो ये कॉमन ले लें, दूसरा पॉइंट भी सुन लें कि ये भी कोशिश किया करें कि अगर वो हमारे पास क्या कहते हैं एक जैसी बन सकती है तो बना दें। जैसा ये देखो, ये इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, फिर इसको देखो x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, ये भी बिल्कुल ऐसी है। और फिर इसको देखें, ये भी ऐसी है। यानी तीनों इक्वेशन जो सी है, एक और उसके बाद 2 और फिर उसके बाद ये 3, हमारे पास तीनों सेम है। और इसका रिजल्ट ये है जी, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई। और ये लैम्डा इज इक्वल टू -3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है, जब एक इक्वेशन आपके पास आ जाए, एक बात याद रखना, एक इक्वेशन आपके पास आ जाए और वेरिएबल 3 हो, तो इसमें हमने टारगेट ये है कि किसी तरह एक्स वाई जी की वैल्यू मालूम हो जाए, चाहे वो आप जिस तरह मर्जी मालूम करें। यानी ये नहीं रूल, सिंगल वैल्यू से जब आपके पास 3 इक्वेशंस हो जाएंगी, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। 3 इक्वेशंस अगर आपके, यानी कि सॉरी, जो सेम इक्वेशंस हो जाएंगी जब तीनों इक्वेशंस 3 वेरिएबल हो। ये मेरी बात पे गौर करना, मैं कह रहा हूँ कि 3 by 3 का मैट्रिक्स हो, उसमें तीन तीन ही वेरिएबल होते हैं और तीनों में एक वेरिएबल की एक इक्वेशन बन जाए, तो हमारे पास उसको कैसे हल करेंगे। ये देखिए जी,
हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जिससे हम पहले करते थे, आज भी यही करेंगे। x की वैल्यू 0, जैसे ही 0 रखते हैं तो 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 आता है। पिछली की तरह आपके पास जवाब नहीं आता, यानी पहले आपके पास जवाब आ गया था। मैं एक दफा फिर दोबारा बताना चाहूंगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पे दूसरी अटेम्प्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, इसके अंदर रखते हैं x इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही हमने इक्वेशंस के अंदर x इज इक्वल टू 1 रखा, तो आंसर था 1 प्लस 2y माइनस 3z। जब हमने x इज इक्वल टू 1 इसमें रखा, आंसर ना y का आया ना z का आया, x इज इक्वल टू 1 रखने से। उसके बाद फिर हम x इज इक्वल टू रेंडमली रख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू -1 रख लेते हैं, जो मर्जी आप रख सकते थे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में। किसमें? इसमें। अब रखिए जी दोबारा, तो -1 रखेंगे तो यहाँ -1 प्लस 2y माइनस 3z। आंसर फिर y और z वेरिएबल के नहीं आए, जिस तरह के इससे पहले हमारे पास आते थे। मैं आपको दिखा देता हूं कि हम सिंपल x की वैल्यू को जो है वो रखते थे, और साथ ही हमें जो है वो जवाब आ जाता था आइजन। जब हम जो है वहां पे आइजन वेक्टर्स के अंदर या इक्वेशंस के अंदर हम इस्तेमाल में लेकर आते थे, जैसे ही हमने x की वैल्यू रखी, फौरन ही हमारे पास जो है इसका जवाब जो है वो हमारे पास आ जाता था। पिछले जो लेक्चर्स हमारे पास है उसमें ऐसा होता रहा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि क्या वाकई ऐसा होता रहा कि जब भी हमने x की वैल्यू रखी तो हमें y और z फौरन हासिल हो गए, जबकि इसमें हासिल नहीं हो रहे। दिखाता हूँ जी मैं आप। ये देखें जी, ये हमारे पास पिछला है जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू 5, अभी हम ये करके आए। इसके अंदर लैम्डा इज इक्वल टू 5 हमने रखा, तो हमने जैसे ही यहाँ पे ये इक्वेशन हासिल हुई थी, y इज इक्वल टू एक्स और z इज इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर -x। हमने इस वैल्यूज को, अब ये देखें, ये दो इक्वेशन हासिल हो गई थी लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट। अब देखना इन दो में क्या खास बात थी, हमने जो इसके अंदर नोट किया था वो ये थी। ये इक्वेशन देखें, इसको दोबारा देखें। अब हम x की वैल्यू जैसे ही इसके अंदर रखते हैं, ये वही इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, z इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो अभी मैंने आपके सामने रखी थी। इन दोनों के अंदर आप ये देखें, x की वैल्यू जो है वो 0 रखें। जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर, यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर, तो y की वैल्यू फौरन 0 आ गई, z की वैल्यू 0 आ गई। हमारे पास एक टुपल जो है वो हासिल हो गया। फौरन जो सा है वो हमारे पास क्या कहते हैं, एक टुपल हासिल हो गया। जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 पुट की, देखना y की फौरन वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 2। ये देखें, ये 2 आ गई। और y जैसे ही हमने इसमें पुट की, तो z की वैल्यू -1 आ गई। फौरन वैल्यूज आ रही है। जैसे जैसे हम ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसकी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और सो ऑन भी हमने लिखा है कि जितनी मर्जी वैल्यूज रख लो, आपके पास फौरी तौर पर वाई की वैल्यू भी हासिल होती है। फौरी तौर पर ये देखें, ये वाई की वैल्यू हासिल हो रही है और जी की भी हासिल हो रही है, कोई नहीं रुक रही वैल्यूज। यानी फॉर, और हमें एक्स और वाई की टारगेट ही हमारा ये था कि एक्स और वाई की वैल्यू हासिल हो जाए, लेकिन यहाँ पे फौरन हो जाता है हासिल। लेकिन जो मैंने अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं हो रहा। आप एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो तब फौरन वाई की वैल्यू हासिल नहीं होती, जी की वैल्यू हासिल नहीं होती। तो इस सूरत हाल को हम कैसे डील करते हैं, इस सूरत हाल को अब हम डिस्कस करेंगे। और ये जनरलाइज बात है कि आप याद रखना कि अगर हमारे पास ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को अब हम डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, वहां यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन में जो हमारे पास हासिल हुई थी x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, लेकिन जैसे ही हम रखते हैं रिजल्ट हमारे पास ये आता है 1 प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। इसमें आपके पास फॉरन y और z की वैल्यू नहीं आई। अब इसी तरह जब हम x की वैल्यू 0 इसमें पुट करते हैं, तो आप देखना कि रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ना y की वैल्यू आई ना z की वैल्यू आई। आप देखें, हर एक में देखें, x इज इक्वल टू -1 आपके रखते हैं इसके अंदर, तो जब इसमें रखेंगे आपके पास फिर दोबारा ना y की आ रही है वैल्यू ना z की आ रही है। ये वो सिचुएशन है, यानी जब आपके पास रिपीटेड वैल्यू होगी तो उसमें इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो इसको फिर हम क्या हल करेंगे। बाकी आपने ये देखें, मैंने x इज इक्वल टू 6 भी रखा, तो जैसे ही x इज इक्वल टू 6 इसमें रखा है, तो रिजल्ट जो था वो आपके पास ये आ गया, 6 प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो इस सिचुएशन में जिसमें आपके पास x की वैल्यू रखने के बावजूद भी आपके पास कोई रिजल्ट हासिल ना हो, तो फिर आप इस तरह करेंगे कि कोई दूसरा वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे उन तीन वेरिएबल में से
जिसको रखने से आपके पास रिजल्ट हासिल हो। अब वो रिजल्ट, अब 3 वेरिएबल, बाकी 2 एक्स के रखने से तो कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर आप इस तरह करें कि आप अपनी मर्जी से ना y की वैल्यू रखें। मैंने y की वैल्यू 0 रखी इसके अंदर। दोबारा एक तो मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा, 0 रखा, फिर मैं यहाँ तक पहुंचा। जैसे ही यहाँ पहुंचा रिजल्ट नहीं मिला, फिर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी। कोई दो में से किसी एक को जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ही मैंने y 0 रखा इसके अंदर, इसमें 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, तो z 0 आ गया, पेयर फॉर्म बन गया 0 0, तीनों वेरिएबल हल हो गए। ये स्ट्रेटजी होगी कि पहले एक वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे, अगर उससे मसला ना हल हुआ तो दूसरे वेरिएबल चाहे y की रख ले चाहे z की रख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे y की रख रहा हूँ, तो दूसरे वेरिएबल की रखेंगे। फिर देखेंगे कि क्या तीनों या जितने वेरिएबल्स उसमें मौजूद थे, यानी इसमें 3 है, तीनों का आंसर आ गया है, तो तब हम स्टॉप होंगे, वरना एक एक करके बढ़ाते रहेंगे। मसलन x इजिकल टू 1 रखा मैंने, रिजल्ट ये आया, इस रिजल्ट में y और z की वैल्यू ना मिली, तो फिर मैंने y की वैल्यू 2 रख दी। इन दोनों में से किसी एक को रखना था, जिसे मर्जी रख दे, सबका सवाल सही होगा, चाहे सारी क्लासेस डिफरेंट वैल्यू रख ले। मतलब y की वैल्यू मैंने 2 रखी, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू 7 रख दे, -3 रख दे, तो तब भी उसका जवाब सही होगा। तो फिलहाल y इज इक्वल 2 मैंने रखा है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जो मर्जी y की वैल्यू आप रख सकते हैं। जी भी रख सकते हैं, जी के तहत भी अगर कोई हल करता है उसका जवाब भी सही होगा। y इज इक्वल टू, फिलहाल मैंने 2 रखी, 2 रखी, तो फिर यहाँ पे मैंने y2 और x1 था यहाँ पर, और उसके बाद इसे हल किया, y2 इधर सब्स्टिट्यूट किया, तो ये 4 हो गया, -3z, इसको हल किया तो z इज इक्वल टू 5/3। तो आप देखिए तीनों वेरिएबल आ गए, x1 आ गया, y2 आ गया, z 5/3 आ गया, और ये पेड़ हासिल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, x इज इक्वल टू -1। जैसे ही हम इसके अंदर रखते हैं x इज इक्वल टू -1, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है, y और z की वैल्यू नहीं आती। लिहाजा फिर हमें एक और अटेम्प्ट करनी है। अब चाहे z की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी रियल नंबर रख लें, या आप y की -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के दरमियान मुख्तलिफ जो मर्जी नंबर रख लें, रखना एक ही है, रखना एक ही है हमने। और चाहे हर एक का जवाब दुरुस्त होगा, चाहे सबके पूरी क्लास जो सी है वो डिफरेंट नंबर रखे। तो यहाँ पर आपने जो है ये y0 मैंने यहाँ पे रखा अपनी आसानी के लिए, y0 इसमें रख लिया इस लोकेशन में जिसमें x इज इक्वल टू -1 रखा था। आप और भी रख सकते थे, 0 रखा तो z इज इक्वल -1/3, तीनों वेरिएबल आ गए। ये और ये हमारे पास लिखा गया। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर अब इसी तरह देखें 6 रखा, 6 रखने पर इधर जो 6 हमने एक्स इज इक्वल टू 6 हमने रखा, यहाँ रखा, रिजल्ट ये आया, कोई भी उसके बाद y और z की वैल्यू नहीं आई। फिर हमने y की 0 या z की 0, z रख लें 0 कोई मसला नहीं, z 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, फिर y आ जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल y रख रहा हूँ, तो y हमारे पास क्या कहते हैं 0 आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, जब इसे हल किया तो z2 आ गया, और पेयर मेरे पास -1 2 1 आ गया। यही स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे पूरे आइजन वैल्यूज में, जो रिपीटेड हो जाएंगी, कि पहले आप एक वैल्यू रख के रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने एक वैल्यू कोई एक सिलेक्ट करनी है जो क्वेश्चन आपके पास आई, और उसके बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर आपने, जिस तरह के यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला x0 रखने पर, तो फिर आपने दूसरे वेरिएबल को ट्राई करना है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि दूसरा वेरिएबल जो कि z भी हो सकता है, तो लिहाजा ये, और सबके जवाब दुरुस्त होंगे। आप कहेंगे सबके जवाब मुख्तलिफ आ रहे हैं, आ जाए, बेशक, हमें कोई त्रास नहीं। आप जन से y इज इक्वल टू 0 हमने रखा यहाँ पर, और फिर जी हासिल किया। ये स्ट्रेटजी जो है वो हर एक में अप्लाई करेंगे, ये थंब रूल है हमारे पास। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब हमने इसको जनरलाइज कैसे करना है। किस चीज को जनरलाइज करना है? हमने जो जनरलाइज करना है वो हमने इस पॉइंट को जनरलाइज करना है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यानी ये पॉइंट कि जी इस पॉइंट को कि पहले एक वैल्यू रखनी, रिजल्ट ना आया तो फिर दूसरे वेरिएबल की रखनी, फिर रिजल्ट ना आया तो फिर तीसरे की रखेंगे। ये भी याद रखना कि तीसरे की रखेंगे। फिलहाल दो के ऊपर हमारा मसला हल हो गया है। ये जुमला याद रखना कि अगर पहले वेरिएबल रखी वैल्यू रखने से जवाब ना आया तो दूसरे वेरिएबल की ट्राई करेंगे, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी।
तीनों में यही करेंगे। एक्स के ऊपर भी यही मेरी टारगेट है, -∞ से +∞। वाई के ऊपर भी टारगेट यही है, -∞ टू +∞। और अगर 2 पर रखने पर भी जवाब ना आया, ये भी पॉसिबल है, वो कंडीशन फिलहाल यहाँ नजर नहीं आ रही, इंशाल्लाह उसका भी सवाल कर देंगे। तो फिर जी के ऊपर भी जो है हमने यहाँ पर इसको करना है, यानी कि तीसरे वेरिएबल्स को भी जो है वो रखेंगे हम, माइनस तीनों को रखेंगे। लेकिन अगर जैसे ही हमें जवाब मिल गया चाहे पहले वेरिएबल रखने से, तो फिर बाकी दूसरी की ट्राई नहीं करेंगे, जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस पॉइंट को जनरलाइज कैसे करेंगे। हमने इसी इक्वेशंस को दोबारा लिखा, x + 2y - 3z। पहले मैंने x = a इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, तो रिजल्ट आया a + 2y - 3z। ये देखिए, ये लिखा नहीं मैंने, लिख लेते बेशक, a + 2y - 3z। लेकिन जैसे ही मैंने a रखा, ना y हासिल हुआ ना z हासिल हुआ। फिर मैंने इसके अंदर b रखा, यानी ये b हमने यहाँ पे रखा, दूसरा रियल नंबर जो कि यहाँ पे रखा, तो फिर रिजल्ट आएगा a + 2b - 3z। a + 2b - 3z। ए बी ये समझे कांस्टेंट है, लेकिन ये अब हम पूरे ए और बी को कांस्टेंट मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह वहां पर हमने एक्स को 0 किया, एक्स फॉर एग्जाम्पल 1 किया तो वाई को 1 किया, एक्स को 1 किया, वाई को 1 किया, फिर जी निकाल लिया, या एक्स को 6 किया, वाई को 0 कर दिया, या वाई को 1 कर दिया, फिर जी निकाल लिया। सेम ये ए और बी ये ऐसे ही रियल नंबर है और हैं कांस्टेंट। अब जी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, जी अगर हमने हल किया तो ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि ये जनरलाइजेशन है। अब आप यहाँ पे इसको मतलब एक कह देंगे पहली वैल्यू को जो आप रखेंगे, दो पहली वैल्यू से रिजल्ट नहीं आएगा इसके अंदर, तो फिर यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर अगर पहली वैल्यू पे रिजल्ट नहीं आता इस क्वेश्चन में रखने से, तो फिर y = b रखेंगे और a और b को हम कहेंगे कि रियल नंबर है, और फिर z फाइंड आउट कर लेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद जब हम वैल्यूज को इसके अंदर रखेंगे, तो आपके पास यहाँ पर इसमें रिजल्ट हमारे पास हासिल हो जाएगा। ये रिजल्ट हासिल हुआ जी। अब ये रिजल्ट आ गया जी, एक्स वाई जी के अगेंस्ट एक्स ए वाई बी जी 1/3 a + b। इसको वेक्टर फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स को a लिखा हमने, y को b लिखा, और z को हमने जो है वो ये लिख दिया। क्या अब हमने ये देखना है, हमने ये कहा था कि जी आइजन वेक्टर, और ये बात हम शुरू से कह रहे हैं, पहले लेक्चर में भी कही थी कि इनमें से कॉमन जरूर निकलेगा इसमें से, लेकिन इसमें से तो कॉमन है नहीं। आप देखें कौन सा कॉमन है, ए है या बी है, कोई भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। लेकिन कॉमन अगर नजर नहीं आ रहा तो देखें इसको एडजस्ट हम कैसे करते हैं। हम इस तरह करते हैं कि इसको जो है ना, जो ए है हमारे पास, यानी ये ए, इसको हम लिख लेते हैं a + 0b। तो ऐसे लिख सकते हैं a + 0b। फिर हम लिखते हैं जी इसको बी को हम लिख लेते हैं 0a। ये देखें ये 0a + b, अभी मैट्रिक्स वही है, और 1/3 a + b को ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 1/3 a + 1/3 b ये हम कर देते हैं। देखिए इस स्टेप का फायदा क्या हासिल होगा जो हमने ये किया। अब हम ये करते हैं कि ये मैट्रिक्स को अलहदा कर देते हैं, यानी कि इसको अलहदा सेपरेट भी कर सकते हैं मैट्रिक्स को, और जो बी वाली टर्म्स हैं उनको अलहदा कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ये कर दिया, आपके पास ये ए की टर्म्स हैं, ये बी की टर्म्स है। फिर अब इन दोनों में देखें आपके पास अब कॉमन आ गया, इसके अंदर से आपके पास ए आ रहा है, ये लिखा है ए हमने कॉमन, और इसमें से इस मैट्रिक्स के अंदर से ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके अंदर से बी आ रहा है। तो यही हम चाह रहे थे। जब भी रिपीटेड वैल्यूज होंगी आपको ये स्टेप इस तरह करना पड़ेगा, यानी कि आपको इस तरीके से पार्टीशंस करनी पड़ेगी मैट्रिसेस की, जो आप ताकि आप कॉमन ले सकें। ये पार्टीशन करी हमने इसकी। अब इसके दो आइजन वेक्टर आए जी। दो आइजन वेक्टर हमारे पास आ गए। एक आइजन वेक्टर हमारे पास कहलाएगा 1, आपके पास ये वाला आइजन वेक्टर, और ये आइजन वेक्टर हमारे पास ये दूसरा आइजन वेक्टर होगा, लैम्डा = -3 के अगेंस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम यूं लिख देंगे, ये ट्रांसपोज करके, और दूसरे को ऐसे लिख देंगे। ये लैम्डा = -3 2 टाइम्स रिपीट हुआ था, लिहाजा इसके आइजन वेक्टर भी दो ही हमारे पास आएंगे। अब हम इससे स्पेस कैसे लिखेंगे, आइजन यानी कि आइजन स्पेस कैसे लिखेंगे, इसको बाकी आइजन वेक्टर्स इसके जो बाकी हैं उनको कैसे लिखेंगे, उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
अब चूंकि इसके दो आइजन वेक्टर आगे थे, इनके आइजन स्पेस कैसे लिखें या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखें। आइजन स्पेस पूरे सेट का नाम होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास वो क्या होता है, इससे मुराद समझे। ये दो आइजन वेक्टर हैं लैम्डा इज इक्वल टू -3 पर। हम इस तरह करते हैं कि आपके पास इस वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें। यानी आप कहना क्या चाहता हूं कि अगर आप आइजन स्पेस लिखना चाहते हैं या लीनियर कॉम्बिनेशन, एक ही बात होगी, दोनों पे गौर करना। इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें अपनी मर्जी से, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें, और इसको भी अपनी मर्जी से जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करें। यानी ये दोनों को आपने जो है ना अपनी अपनी चॉइस पर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर को, और इसको फिर सेट ए के अंदर लिख देना है जो इसका जवाब आएगा। मसलन मैं कहता हूं जी, आपने इस तरह करते हैं कि मैं इसको, इस वेक्टर को मैं जो है मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। ये देखिए मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी -3 से करते हैं, -3 से इसे मल्टीप्लाई किया इसको, ये जो हमारे पास है। और दूसरे को चाहे आप 0 से भी मल्टीप्लाई कर दें, इससे कोई वो हमें मसला नहीं है कि आप जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, 0 से कर दें, दोनों को 0 से कर दें। और इसको यानी दोनों आइजेंट वेक्टर्स को, इस वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया +3 से, ये देखें ये +3, और फिर इसकी जो ये वाली साइड है मैंने इसको हल किया, यानी इस साइड को मैंने हल किया कि इसका जवाब क्या आएगा। जब मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया और इस सवाल को हल किया, तो इसके अंदर ये देखें ये आया जी 3 से मल्टीप्लाई होने के, -3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट आया। किसका रिजल्ट आया जी, ये हमारे पास ये इसका रिजल्ट आया -3 से। जब मैंने -3 से इसको मल्टीप्लाई किया था, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट देखना आपके पास ये आएगा। फिर इसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था, यानी इसको इसको +3 से किया था, +3 का रिजल्ट जो है वो ये आएगा 031। फिर इनको हमने ऐड कर देना है, कौन से जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी इस वेक्टर को -301 और +031, तो -3 +0 रिजल्ट आएगा -3, और फिर 0 +3 आंसर 3, उसके बाद -1 +1 आंसर 0। ये वाला पॉइंट हमारे पास हासिल हुआ अब मल्टीप्लाई होने के बाद अपनी मर्जी से जो आइजन वेक्टर्स के साथ किया था हमने, ये पॉइंट, यही पॉइंट हमने जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है -3, ये हमने इस सेट में लिखना है। ये जो है ना इस सेट में कहीं पर भी लिख दे, इस सेट में, यानी इस तरह हमारे पास होगा -3 और 0। अब मैं और भी मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ये बेशक अगर मैंने नहीं लिखा, मैं चेक करके थोड़ा वक्त नहीं लेना चाहता आपका, लेकिन मैं बता सकता था कि ये लिखना इसी में है, सेट ए में। बल्कि ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अंदर -30, ये इस सेट में लिखा हुआ है, ये इस सेट में सेट ए के अंदर लिखा हुआ है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन इस पॉइंट का नाम। किस पॉइंट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आइजन वेक्टर्स 101/3 011/3। आपके पास ये हमारे पास कहलाएगा, किसमें, ये जो है ये कहलाए माइनस, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, -3,3 0 -330 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आइजन वेक्टर 101/3 011/3। हर एक को हम ऐसे ही पढ़ेंगे जितने सेट ए के अंदर इसके मेंबर हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो आइजन वेक्टर है 101/3 001/3 को, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी 101/3 को 12 से, ये देखें ये 12 से, और साथ मैंने प्लस के पे +6 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इन दोनों को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहे और उनके रिजल्ट हासिल करते रहे। तो ये मैंने 12 से इसे मल्टीप्लाई किया 101/3 को, और 6,011/3 यानी इसको मल्टीप्लाई किया। अगर ये 3 आइजन वेक्टर होते तो तीनों को साथ में ये करता, कि तीनों को अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करता रहता और उनको हल करता, जिससे मैंने हल किया यहाँ पर, तो ये हल हो गया जी 1206। जब मैंने इसे 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1204 आ गया। जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 6 और 2 आ गया। और जब इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट ये था 1266। ये बन जाएगा आइजन स्पेस का एक मेंबर। और आइजन स्पेस में ये देखें, ये 1266 हमारे पास किस जगह के ऊपर लिखा हुआ है, यानी 12 आपके पास यहाँ पर देखना पड़ेगा, नहीं लिखा होगा आप लिख दें दोबारा। अगर मैंने तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि डायरेक्ट भी कर दिए थे इसके अंदर, ये सारे मेंबर जो से वो डायरेक्ट मैंने लिख दिए थे, ये खैर कोई मसला नहीं, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं।
इसमें 12 6 6 इसका हिस्सा है, आप इसको लिख दें। इसी तरह और बाकी बनाकर आप इसके अंदर लिखते जाएं, इन दोनों को, चाहे दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर लिख दें, फिर 0 0 आ जाएगा इसके अंदर जो मैंने नहीं लिखा। उसके बाद चाहे तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्ट जो है वो इसके अंदर लिख दें। ये हमारे पास आइजन स्पेस हमारे पास बनती चली जाएगी, या हमारे पास इसके ये तमाम आइजन वेक्टर्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे। ये हर मेंबर इसका आइजन वेक्टर भी कहलाएगा, हर मेंबर इसका आइजन वेक्टर कहलाएगा फॉर द लैम्डा इज इक्वल टू -3। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ ये 2408 इज एन आइजन वेक्टर फॉर द लैम्डा इज इक्वल टू -3, और 2408 हमारे पास है जी। हासिल कैसे हुआ था? वो इनके किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ था। फिलहाल ये हमारे पास है, मैंने कोशिश की है, आगे मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना कि ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर किस तरीके से ये हमने कोशिश की। ये 1 2 3 एक एग्जांपल्स हमने दी, और फिर उसके बाद इसको हमने इस तरीके से लिखा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जो है, यानी कि हमने ये एग्जांपल्स यहाँ पे दी 1 2 3 और सेट ए के अंदर लिखते रहे। सेट ए को ये कह रहे हैं जी, हम कहेंगे सब स्पेस ऑफ, सब स्पेस कह लें ऑफ आर क्यूब, या इसका नाम जनरेटेड कह लें, या स्पेंड कह लें। यानी सेट ए इज स्पेंड बाई टू आइजन वेक्टर्स, वेक्टर वही जो हमने अभी आपके सामने मालूम किए थे, लैम्डा इज इक्वल टू -3 पर। और बेसिस इसकी क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर दो आइजन वेक्टर है, दो आइजन वेक्टर है जिनकी बुनियाद पे वो सेट ए मालूम किया गया है, तो उसका नाम बेसिस है। तो इसकी जो हमारे पास बेसिस होगी वो ये दो वेक्टर है जो आइजन वेक्टर हमने निकाले थे, जो यहाँ भी इस्तेमाल किए थे, ये 1 0 1/3 और उसके बाद 0 1 1/3, ये इसके आइजन बेसिस में शुमार होंगे, बेसिस सेट में। इसका नाम बेसिस सेट है, उसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह के। लेकिन फिलहाल डायमेंशन बी क्या, डायमेंशन ए क्या होगी, यानी इसमें कितने मेंबर हैं बेसिस के अंदर, एक, और फिर ये दूसरा वेक्टर, तो दो हमारे पास होंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर मालूम हो जाएगा। अब हम ये करते हैं जी, इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम यहाँ पर आते हैं। ये देखें जी, अब हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हम इसको डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर द आइजन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5 -3 से मुराद क्या है। जब आपको सवाल पूछा जाए फाइंड द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर द, आपके पास इन द मैट्रिक्स ए के लिए आप करें तो वो कैसे होंगी, इसमें ये देखना होता है कि नंबर ऑफ द, आज के बाद यहाँ पे टर्म्स ए पर्टिकुलर आइजन वैल्यू रिपीट्स, के इसके अंदर जो रिपीट हो रहा है वो कौन सा नंबर है, वो है लैम्डा इज इक्वल -3 और कितनी दफा रिपीट हो रहा है, दो दफा आइजन वैल्यू के अंदर। तो लिहाजा इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, इसको हम 2 कहेंगे। और जबकि लैम्डा इज इक्वल टू 5 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, वन टाइम, इसको हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए 1 कहेंगे। ये हमारे पास इससे मुराद लिखी जाती है। अब हम आते हैं दूसरी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पर। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपके पास किसी आइजन वैल्यू के अगेंस्ट, जिस तरह यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू -3 के अगेंस्ट दो आइजन वेक्टर आए थे, यानी लैम्डा इज इक्वल -3 के अगेंस्ट दो आइजन वेक्टर थे, जो आप पीछे रिवाइज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसकी हम कहेंगे ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है फॉर द फॉर द लैम्डा इज इक्वल टू -3 के अगेंस्ट, जो कि 2 है। यानी लैम्डा माइनस इज इक्वल टू -3 के अगेंस्ट दो आइजन वेक्टर है, तो इसे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नाम देंगे। Lambda is equal to -3 is an eigenvalue with two eigenvectors, so the geometric multiplicity is equal to 2 for lambda is equal to -3। और lambda is equal to 5 के अगेंस्ट हमारे पास क्या आया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही आइजन वेक्टर आया था, आप रिवाइज करके देख सकते हैं। तो वहां पे इसकी मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो 1 है। यही हमारे पास इसकी, ये बिल्कुल मामूली सी बात थी जो डेफिनेशन के साथ पूरी हो जाती है। ये देखें जी, अब हम इसका आइजन वेक्टर्स के ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो इसका तरीकेकार ये होता है कि आप इसके साथ अल्फा लगा दें, ये देखें ये अल्फा लगा दिया, इसके साथ बीटा लगा दें, अल्फ और ये बीटा, और दोनों को प्लस कर दें। यानी इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा, या तीन हो तो गैमा, चौथा हो तो डेल्टा, या ए बी सी लगा दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा इस्तेमाल किए क्योंकि ए बी सी हम पहले यूज कर चुके। अब हम ये करेंगे कि टारगेट ये होगा, जब भी हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट करना होगा तो अल्फा बीटा अटैच करने के बाद हम अल्फा बीटा की
वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। देखें जी, यहाँ पे पहले मैंने अल्फा से इसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसे बीटा से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अल्फा प्लस 0 बीटा इज इक्वल टू 0 कर दिया, फिर 0 अल्फा प्लस बीटा इसको हमने 0 कर दिया, यहाँ पर कंपेयर भी कर लिया साथ ही, और फिर उसके बाद अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 3 यहाँ पर आ गया, ये हमारे पास जिसको हमने कंपेयर करके ये लिखा। अब इसमें साफ तौर पे अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0 आ गई। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को इधर पुट किया तो अगेन 0 आ गया। लिहाजा ये गिवन वेक्टर जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर 0 आ जाए, दोनों 0 हो जाए, तो उसे हम कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इसकी अल्फा की वैल्यू 2 आ जाती, नॉन जीरो आ जाती, तो फिर हम इसको जो है अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक की नॉन जीरो आ जाती, या दोनों ही नॉन जीरो आ जाती, यानी अल्फा 2 आ जाता, बीटा 3 आ जाता, तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट हम यहाँ पर कहते। इसके बाद ये हमारे पास जो है यहाँ पर खत्म हुआ। लिहाजा जो चीज सेट ए जो है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और सेट ए जो अभी आपके सामने डिस्कस किया था हमारे पास वो सेट ए लीनियर कॉम्बिनेशन भी है, किनका, इन दो आइजन वेक्टर्स का जो हमारे पास लिखे हुए, ये हमारे पास। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, अगर किसी के अंदर कोई सेट ए में जो है वो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन भी सारे लिखे हुए हो, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये सब स्पेस है। ये चीज टॉपिक हम अलहदा से भी पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसे जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये आखिरी पॉइंट, कि अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो चेक करने का तरीकेकार डिस्कस किया हुआ है, वो आप उसे जरूर देखिएगा। इसको वन यानी ट्रीट करना है आपने, इसको एक वेक्टर की हैसियत से, इसको दूसरे वेक्टर की हैसियत से, और जो एक और सवाल का जवाब है लैम्डा इज इक्वल टू 5, उसकी हैसियत, तीनों वेक्टर्स को आप जो है चेक करने के लिए इस्तेमाल करना। इंशाल्लाह आपके पास जो है वो उसका जवाब हमारे पास जो है वो साबित हो जाएगा कि इसका जवाब यही है। वो चेक एग्जाम के अंदर हो जाएगा, जो पिछले लेक्चर्स के अंदर आप कर सकते हैं कि सवाल सही हुआ या गलत हुआ, आइजन वेक्टर सही है या गलत है। एक लास्ट पॉइंट एक और भी, एवरी सिंगल वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास आया था, एक वेक्टर सिंगल थे, पहले सिंगल आए थे, यानी जो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट जो वेक्टर आया है वो हमारे पास सिंगल है, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जो स्पेस उसके जरिए हासिल हुई थी, जो हमने लैम्डा इज इक्वल टू 5 के जरिए लिखा था ये सब स्पेस है, ये तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी थी, और वो जनरेटेड थी बाय द गिवन वेक्टर जो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के तहत हासिल हुआ था। लिहाजा दोनों सब स्पेसेस हमारे पास हैं, और दोनों को आइजन स्पेस जो है वो हम यहाँ पर कहते हैं। चलो जी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।